हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर आकांक्षा पाठक एट फार्मा डिकोडेड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक जो कि अपने जीपैट के लिए या फिर नाइपर जेडब्ल्यू जैसे एग्ज़ाम के लिए और इवन आपका हो तो आपके सिलेबस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये लेक्चर होने वाला है बिल्कुल बेसिक से। तो टॉपिक है आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट होने वाला है फर्स्ट ईयर में, उसी का आज हम बेसिक्स जो हैं स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्टली टॉपिक है मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। तो देखो, एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से आया है ये वर्ड, जिसमें फर्स्ट वर्ड है एना, जिसका मीन होता है अप, एंड सेकेंड वर्ड है टॉम, जिसका मीन्स कटिंग। ठीक है, तो एनाटॉमी बेसिकली क्या होता है, एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम आउटर अफियरेंस या फिर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन, टिश्यूज़ या फिर उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सब चीज़ के बारे में, मतलब पूरी स्ट्रक्चरल स्टडी जो होती है वो आ जाती है हमारी एनाटॉमी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, क्योंकि दो चीज़ पढ़नी थी हमें, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनल स्टडी। ठीक है, तो इसमें हम ह्यूमन बॉडी की फंक्शनल स्टडी करते हैं। ह्यूमन बॉडी की इसलिए क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। बाकी अगर सिंपली फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें फंक्शनल स्टडी होती है, मतलब कैसे हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स होते हैं वो कैसे अपने अपने रोल्स परफॉर्म करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं फिजियोलॉजी में। जैसे हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को, लिवर्स गैसेस को कैसे एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद किडनी से एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं अपने फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, तो देखो इधर मेजरली 5 ब्रांचेस होती हैं, माइक्रोस्कोपिक, सिस्टमिक, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोफिजियोलॉजी। मतलब यही अराइज होती हैं, ये 5 ब्रांचेस मेजरली अराइज होती हैं HAP से। तो देखो मैक्रोस्कोपिक से आपको क्या समझ आ रहा है, मतलब मैक्रो लेवल पर जो स्टडी करेंगे हम स्ट्रक्चर की, उसे बोलेंगे हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रो लेवल मतलब विजुअल लेवल पर जो हमें विजुअल ऑर्गन्स हैं उनकी जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसे हम ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो अनलाइक मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में मैक्रो लेवल पर जो स्टडी होती है स्ट्रक्चर की उसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें हम हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी जैसी जो पैरामीटर्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर बात करें सिस्टमिक, तो हम बॉडी के सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी बॉडी के डिजीज़ कंडीशन की स्टडी करते हैं। एंड फार्माकोफिजियोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ HAP। सबसे पहले हम देखते हैं अपना ग्रॉस एनाटॉमी। तो देखो ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम विजुअल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, जिन्हें हम बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह के हम देख सकते हैं अपनी नेक्ड आइज से। जैसे हमारे बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए। और अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो ये सर्जिकल और क्लिनिकल स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी या फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब ये माइक्रो लेवल पर हो रहा है, तो इसमें हम मतलब ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ऐसी स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी करेंगे। ओके, तो एज द नेम सजेस्ट we'll use microscope in this type of anatomy to study the structure which cannot be seen with our naked eyes. Okay, तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम अपने टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं एंड साइटोलॉजी में हम अपने सेल के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमिक एनाटॉमी। इसमें हम बॉडी के इंडिविजुअल सिस्टम्स की जो स्टडी होती है, जो सिस्टम के स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है वो करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड अदर जो टोटल मतलब 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। हम बेसिकली जब उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर सिस्टमिक एनाटॉमी। नाउ नेक्स्ट आ जाती है हमारी फार्माकोफिजियोलॉजी। तो फार्माकोफिजियोलॉजी में हम बेसिकली देखते हैं हमारी कैसे हमारी ड्रग हमारी फिजियोलॉजी के साथ, बॉडी फंक्शंस के साथ इंटरेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है हमारे बॉडीज़ के ऑर्गन के सिस्टम के फंक्शंस को, कैसे अफेक्ट करती है कोई भी ड्रग।
तो ये सब चीज़ों के साथ हम लोग डील करते हैं इन आर. Now, if we move towards the history of anatomy and physiology, so we have to see about the scientists who contributed in anatomy first. So there was some early scientists who have their vast contribution in the field of anatomy. So firstly, we have Hippocrates, who is known as father of medicine. Why he is known as father of medicine? Because he separated the medicine from superstition and religion. Like पहले ना ऐसा मानते थे कि अगर कोई बीमार हो रहा है या किसी को कोई भी सिकनेस हो रही है तो मानते थे दैट इज कर्स ऑफ गॉड. ओके, तो जो हिपोक्रेट थे उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब इस सुपरस्टिशन को और मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने सेपरेट किया और रिलीजन से भी उसको सेपरेट किया. ओके, उसके बाद इन्होंने नेचुरल कॉजेज़ बताए डिजीज़ के और ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, गॉड का कोई कर्स नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, ये डिजीज़ है और ये इन कॉज से हो सकती है. उसके बाद इन्होंने 4 ह्यूमर्स के बारे में भी बताया जो कि होते हैं ब्लड, फ्लेगम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल. तो इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है. नेक्स्ट इज़ एरिस्टोटल. तो एरिस्टोटल जो हैं उन्होंने बेसिकली हमारी कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्टडीज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और ये काफ़ी सारे जो ग्रेट साइंटिस्ट थे उनमें से एक थे जिन्होंने हमारे एनाटॉमी के फील्ड पर काम किया, जिन्होंने हमारे डिफरेंट एनिमल्स की एनाटॉमी को कंपेयर किया. दैट इज़ कंपैरेटिव एनाटॉमी. मतलब डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनकी एनाटॉमी को जब कंपेयर करते हैं, उसकी स्टडी जो करते हैं, दैट इज़ कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्टडीज़. इन्होंने 500 से ज़्यादा एनिमल की स्पीशीज़ को ऑब्ज़र्व किया, उनके डिफरेंट ऑर्गन के स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व किया. ओके, सो ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी. आफ्टर दैट वी हैव हीरोफिलस, दैट इज़ फादर ऑफ एनाटॉमी. सो फादर ऑफ एनाटॉमी इज़ हीरोफिलस. ही ये फर्स्ट सिस्टमिक ह्यूमन डायसेक्शन, मतलब आज के टाइम पे जैसे डायसेक्शन होते हैं, उन्होंने फर्स्टली जो सिस्टमिक डायसेक्शन परफॉर्म किया था वो हीरोफिलस ने परफॉर्म किया था. आफ्टर दैट उन्होंने नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स के को भी आपस में डिस्टिंग्विश किया. उसके बाद प्रूव किया कि ब्रेन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हार्ट नहीं. मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि हमारा जो हार्ट है वो मेन ऑर्गन है और वही हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, पर उन्होंने प्रूव किया कि हार्ट नहीं, ब्रेन कंट्रोल करता है. आफ्टर इट उन्होंने आई, लिवर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और नर्वस सिस्टम के ऊपर भी स्टडी की. आफ्टर डैट हमें और कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर्स मिले जिनमें से ये कुछ नाम हैं, दैट इज़ गैलन, एंड्रियास वर्सिलियस एंड विलियम हार्वे. तो अभी हम इन लोग के बारे में भी एक एक करके देखते हैं. तो गैलन ने फर्स्टली मेजर एनाटॉमिकल टेक्स्ट के बारे में लिखा था एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिजिशियन थे हमारी एंशिएंट मेडिसिन्स के. इन्होंने बहुत सारी मेडिकल बुक्स लिखी, अबाउट हंड्रेड्स ऑफ मेडिकल बुक्स, जिसमें जो उन्होंने लिखी अबाउट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन. उसके बाद इन्होंने भी एनिमल डायसेक्शन किया, मोस्टली मंकीज़ का और पिग्स का. आफ्टर दैट उसके कुछ इनकी जो कुछ एनाटॉमिकल आइडियाज़ हैं उन्हें बाद में वर्जिलियस ने ठीक भी किया था. अगर हम बात करें एंड्रियास वर्जिलियस की तो इन्हें हम मॉडर्न एनाटॉमी का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी. एंड ही वॉज बॉर्न इन बेल्जियम और इन्होंने बेसिकली हमारे डिटेल्ड ह्यूमन डायसेक्शन को परफॉर्म किया था, खुद से परफॉर्म किया था, ओल्ड टेक्स्ट पर रिलाई किए बिना. लाइक पहले जैसे हो रहा था उन्होंने उस तरीके से नहीं, मॉडर्न वे में अपना डिटेल्ड ह्यूमन डायसेक्शन जो था उसको परफॉर्म किया था. नेक्स्ट हमारे हैं विलियम हार्वे, जिन्होंने हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट हाउ हार्ट पंप्स ब्लड through arteries and veins. After that, he published his discovery in 1628 in his book De Motu Cordis.
नाउ अगर हम बात करें अपने कुछ और साइंटिस्ट के बारे में, तो देखो सबसे पहले आएंगे मार्केलो मेलपिगी। इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड कैपिलरीज के बारे में स्टडी की थी। मतलब इनको बोलते थे हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उसके बाद अगर हम बात करें एंटन वैन ल्यूवेनहुक, सब लोगों ने सुना होगा इनका नाम। इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। लिविंग सेल ऑब्जर्व की थी इन्होंने विथ हिज सेल्फ बिल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। एंड इन्होंने ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल और मसल सेल्स को भी ऑब्जर्व किया था। आफ्टर दैट क्लॉड बर्नआउट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, जिसे हम आज की डेट में होमियोस्टेसिस बोलते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया था। और इनका जो आइडिया था बेसिकली, उनको इन्होंने पब्लिश किया था विद द नेम ऑफ मिलियू इंटीरियर, जिसका मतलब होता था इंटरनल एनवायरनमेंट। इन्हें हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च। एंड लास्ट साइंटिस्ट इज इवान पावलोव। इन्हें हम बेसिकली अब इनके एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने किए थे उनकी वजह से जानते हैं। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, वो किए थे इन्होंने डाइजेशन एंड कंडीशनिंग पे। मतलब हमारा डाइजेशन कैसे होता है उसकी फिजियोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे बेसिकली ये इन्होंने किए थे डॉग्स पर, ओके। और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारा ब्रेन डाइजेस्टिव सीक्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली जब डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया था कि ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है। और इनके जो इन्होंने काम किया, इनके रोल के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था हमारा फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, जो कि मिला था हमारा 1904 में। नाउ नेक्स्ट हम एक और चीज़ देख लेते हैं अभी, जो है हमारा लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है। तो देखो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो अपने लेक्चर वीडियो में, बाकी तो हम सारा ही डिस्कस कर चुके हैं एक बार ऑलमोस्ट। तो अभी हम अगर बात करें हम अपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखो सबसे पहले होता है हमारा केमिकल लेवल, जो कि केमिकल बेसिस पे जिसमें चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद जब केमिकल लेवल्स आपस में आते हैं एक साथ तो हमारा एक सेल फॉर्म होता है। और फिर आता है हमारा सेलुलर लेवल, जहाँ पर सिर्फ सेल्स होते हैं बहुत सारे। और जब बहुत सारे सेल आपस में आके एक साथ आते हैं तो तब हमारा एक टिश्यू फॉर्म होता है, जिसे हम बोल देंगे अपनी बॉडी का टिश्यू लेवल। अच्छा, अगर हम टिश्यू के बाद आएँ और बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन फॉर्म होता है, जिसे हम बोलेंगे ऑर्गन लेवल। और जब काफ़ी सारे ऑर्गन एक साथ आके कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम लेवल। और उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल, लाइक जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में आके कंबाइन करते। ना आई नो ये हिस्ट्री वाला सेशन आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग होगा, बट क्या कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस तो आते हैं, थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अभी हम देखते हैं अपना एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो देखो सबसे पहले आता है सेगाइटल प्लेन, उसके बाद फ्रंटल प्लेन, देन ट्रांसवर्स प्लेन। तो सेगाइटल प्लेन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है। लाइक आप क्या मतलब कोई भी ऐसे पर्सन लाइक सीधा खड़ा हुआ है आपकी साइड फेस करके, तो उसकी बॉडी को जब आप मिड से बिल्कुल लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दोगे उसे हम बोलेंगे कि ये सेगाइटल प्लेन में डिवाइड हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रंटल प्लेन की, तो फ्रंट से हो जा रहा है फ्रंट, तो बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर देना। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसवर्स प्लेन की, तो इसमें बॉडी को अपर और लोअर हाफ में जब हम डिवाइड कर देते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा, ट्रांसवर्स प्लेन आपको ना काफ़ी ज़्यादा सुनने को भी मिलेगा, लाइक कट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस प्लांट, कट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फैनल एंड अदर, ओके। तो ये तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलने वाला है। दैट फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की, तो देखो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है मतलब हमारी बॉडी में, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो एक होती है, मतलब ये टर्म्स हैं रोस्ट्रल, कॉर्डल, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीड्रल और लेटरल। इसमें से बहुत सारे आप लोगों ने सुने होंगे और बाकी हम देख लेते हैं।
तो देखो, रॉस्ट्रल का मतलब नियर टू द ब्रेन, हमारे ब्रेन के जो पास चीज होगी उसको हम बोलेंगे रॉस्ट्रल। कॉर्डल मतलब ब्रेन से दूर, जब हम ब्रेन से दूर जाते हैं तो उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे कॉर्डल। ठीक है, ये बेसिकली डायरेक्शंस है आपकी। डॉर्सल मतलब बैक साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड। ओके, उसके बाद एंटीरियर को भी हम फ्रंट डायरेक्शन से डिनोट करते हैं और पोस्टीरियर को हम डिनोट करते हैं टू द बैक डायरेक्शन। आफ्टर दैट वी हैव मीडियल, जिसका मतलब होता है टुवार्ड्स द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, एंड लेटरल मतलब टुवार्ड्स साइड्स। उसके बाद अगर कुछ बॉडी पोजीशंस भी होती हैं जो कि बेसिकली हमारी एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं, जो मेडिकल एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। दो पोजीशंस होते हैं, सुपाइन और प्रोन्स। सुपाइन में क्या होता है, इंसान अपनी बैक के मतलब अपनी बैक से लेटा होता है, लेइंग ऑन द बैक। ठीक है, और प्रोन में पर्सन शुड ले ऑन हिज स्टमक एंड हैंड शुड बी फेसिंग द स्काई। ओके, तो देखो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेजर बॉडी कैविटीज़। तो देखो कुछ बॉडी कैविटीज़ होती हैं, आप इधर स्ट्रक्चर से देखो। पहली होती है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। और उसके नीचे देखो वेंट्रल कैविटी, जिसमें हमारा स्पाइरल कॉर्ड होता है। और ये जो क्रेनियल कैविटी और वेंट्रल कैविटी आ जाती हैं, ये दोनों डॉर्सल कैविटी में आती हैं क्योंकि ये पीछे की साइड होती हैं। उसके बाद फ्रंट साइड आ जाओ तो सबसे पहले हमारी थोरेसिक कैविटी, जिसमें हार्ट और लंग्स होते हैं। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें हमारा डाइजेस्टिव विसेरा होता है, मतलब स्टमक, लिवर, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं एब्डोमिनल कैविटी में। उसके बाद आ जाती है पेल्विक कैविटी, जिसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रेक्टम होता है। और इन तीनों कैविटीज़ को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल बॉडी कैविटी। Now this is all for today's session, guys. Thank you for watching, guys. If you have any doubt, then you can ask us in the comment section. And if you like the content, then like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching, guys.